हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में साइंस के 60 प्रश्नों को पढ़ लिया है, बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनका एक हेल्प कर दीजिए, इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करके उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए यहाँ पे फ्री क्लास लिया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप लोग क्वेश्चन और कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है डीएलएड के रिगार्डिंग। प्रश्न नंबर 61 क्या है? कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से और वो दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? तो 61 का उत्तर क्या हो जाएगा? गोबर से भी बनता है और कूड़ा कचरा से भी, तो अ एवं ब दोनों हो जाएगा। तो कंपोस्ट खाद गोबर से भी बनता है और कूड़ा कचरा तो 100। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है, इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 का उत्तर क्या हो जाएगा? अति शीघ्र गति से। प्रश्न नंबर 63 जूल मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का, शक्ति का। तो जूल किसका मात्रक है? प्रश्न नंबर 63 का उत्तर हो जाएगा आपका कार्य और ऊर्जा दोनों का। कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा के मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक एक और होता है कैलोरी, किलो कैलोरी कहिए चाहे कैलोरी कहिए। ये ऊर्जा का एक और मात्रक होता है कैलोरी, लेकिन जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का और कार्य दोनों का होता है। मैंने आपको बताया था रबी की फसल क्या होता है, जब गेहूं बोया जाता है तो उसको रबी की फसल कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 64 देखिए, रबी की फसल है तो गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है? देख लीजिए, इसमें से ऑप्शन में से आपके आ जाएगा। तो गेहूं के साथ क्या बोया जाता है? मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। तो बताइए गेहूं के साथ क्या बोया जाता है? यानी कि रबी की फसल है तो रबी के साथ रबी की फसल चना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यानी कि देखिए यहाँ से एक प्रश्न और तैयार हो जाएगा। यानी कि रबी आपका क्या है? चना है। यानी कि ये गेहूं के साथ बोया जाता है, लेकिन ये सब धान के साथ बोया जाता है। यानी कि ये ज्वार, मक्का, ये बाजरा, ये सब इनके साथ नहीं बोया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 65 है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो किसी वस्तु में, मान लीजिए ये मोटर कार है छोटे से बच्चों को खेलने वाला, तो इसकी ऊर्जा, इसको क्या करेंगे? इसको गति कराएंगे कब? जब इसमें गतिज ऊर्जा रहेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रहेगी तब। तो किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या होती है? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 66 यांत्रिक लाभ होता है वर्क गुड़े फोर्स, यानी कि कार्य गुड़े बल, कार्य बटे बल, वर्क प्लस फोर्स, वर्क माइनस फोर्स बताएंगे। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो प्रश्न नंबर 66 का उत्तर बताएंगे। तो 66 का उत्तर क्या हो जाएगा? यांत्रिक लाभ होता है आपका वर्क बाई फोर्स, यानी कि वर्क मतलब क्या हो जाएगा? कार्य, कार्य बटे बल, कार्य बटे बल बराबर क्या हो जाएगा? यांत्रिक लाभ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 देखिए, सरल मशीन है मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी, उपरयुक्त सभी। तो सरल मशीन क्या है? जो हमारे कार्य को, दैनिक आवश्यकताओं वाले कार्य को आसान बना दे उसे सरल मशीन कहते हैं। तो 67 का उत्तर देखिए, घिरनी क्या है? हमारे कार्य को आसान बना देती है। बड़े बड़े बिल्डिंग से सामान को हम लोग घिरनी के माध्यम से आसानी से उतार कर और चढ़ा देते हैं। तो सरल मशीन घिरनी, आपने सब जानते होंगे घिरनी दिखेगा। प्रश्न नंबर 68 देखिए, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है कम, अधिक, नहीं, समान रूप से। तो 68 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो वृक्षारोपण से जो जमीन का, भूमि का कटाव क्या होता है? वृक्ष लगाएंगे तो पेड़ बहुत कम मिट्टी क्या होगा? बहुत कम कटेगा। क्यों? क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसका, वो क्या करती है? मिट्टी को जकड़े रखती हैं। तो 68 का उत्तर क्या हो जाएगा? समान रूप से। तो वृक्षारोपण से भूमि का कटाव क्या होता है? समान रूप से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 69 बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, मिट्टी के प्रकार आपने पढ़ा होगा, काप मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कांप या कछारी मिट्टी।
तो बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है 60% से 80%, 50% से 60%, 60% से कम, 60% से अधिक। तो बलुई दोमट मिट्टी में देखिए रेत की मात्रा होती है आपकी 69, का उत्तर हो जाएगा 60 से 80%। तो बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा क्या होती है? 60 से 80% होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70। आप सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी पता चल जाए क्या क्लास उनको फ्री में भी कहीं पे इस चैनल पे मिल रहा है उनको पूरा सीरीज, उनको सीरीज और बुक जो भी उनको एकदम कंटेंट उनको भरपूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 70, हैरो खेत से निकलने के काम आता है? खरपतवार, मिट्टी, पानी, उपर्युक्त सभी। तो हैरो खेत से निकालने के काम आता है। 70 का उत्तर क्या हो जाएगा? खरपतवार। ऑप्शन नंबर ऑ सही हो जाएगा, हैरो। मुझे हैरो नहीं पता है क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हैरो खेत से निकालने के काम आता है। खरपतवार इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए 71, डिबलर से बुआई नहीं होती? गेहूं की, चने की, धान की, बाजरा की। तो डीबलर से बुआई नहीं होती है किसकी? प्रश्न नंबर 71 का उत्तर क्या जाएगा? धान की। धान की बुआई डिबलर से नहीं होती, यानी कि गेहूं की होती है, चने की होती है, बाजरा की होती है। प्रश्न नंबर 72 देखिए, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है? अपलावन या प्रवाह विधि, कुंड विधि, क्वारी विधि या छिड़का विधि। जो ये कियारी नहीं बनता है गन्ने के खेत में, तो उसको कियारी विधि कहते हैं। तो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। प्रश्न नंबर 72 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिंचाई की कटाऊ पानी विधि क्या है? अपलावन या प्रवाह विधि। प्रवाह मतलब बहाना पानी का, तो अपलावन मतलब भी क्या होता है? बाढ़ वगैरह बहाना। तो अपलावन या प्रवाह विधि को क्या कहते हैं? सिंचाई की कटाऊ पानी विधि। प्रश्न नंबर 73 देखिए, मौकस, मौकसा नहीं कहेंगे इसको, एमकेएस प्रणाली कहेंगे। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, मीटर, जूल, न्यूटन प्लस मीटर। तो बताइए एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो 73 का उत्तर हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स, यानी कि बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। यही क्या है? कार्य का फार्मूला है, इसी को कहेंगे बल गुणे विस्थापन, यानी कि कार्य। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। इसी को हम लोग, इसका मात्रक उत्तर किस में आएगा? जूल में आएगा। या क्या कहिए? न्यूटन मीटर कहिए। न्यूटन कामा मीटर। यहाँ पे अगर ऐसे रहता, प्लस नहीं रहता, बस ऐसे गुणा रहता, तो ये उत्तर सही हो जाता, लेकिन जूल दिया है। पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 74, कार्य क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों का, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों हो, और इसमें क्या हो? बस परिमाण हो, इसमें दिशा ना हो। न्यून राशि इनमें से कोई नहीं। तो कार्य क्या है? अभी मैंने बताया W बराबर F गुणे डी। तो बताइए प्रश्न नंबर 74 का उत्तर क्या होगा? तो W क्या है? आपका अदिश राशि है। कार्य आप कितना कर रहे हैं, ये आप बस उसका परिमाण बता सकते हैं कि हमने किया है, लेकिन किस दिशा में कार्य हो रहा है ये निश्चित नहीं होता है। तो ये अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। कार्य क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 75 क्या है? ऊर्जा का मात्रक यमकेएस पद्धति में क्या है? किलोग्राम, केल्विन, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है? 75 का उत्तर बताइए। तो 75 का उत्तर क्या हो जाएगा? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल होता है। प्रश्न नंबर 76 देखिए, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 6। तो बताएंगे यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच। एम मतलब मास यानी कि द्रव्यमान, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जी इसका मान क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच मतलब वहाँ पे हाइट, एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग। तो यही क्या जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा एक गतिज होती है, एक स्थितिज होती है। तो बताइए 76 का उत्तर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा कितनी होती है, दो होती है। ऑप्शन नंबर बो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 77, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रश्न नंबर 77 का उत्तर हो जाएगा आपका सूर्य। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य। ये तो इजी प्रश्न था। प्रश्न नंबर 78 देखिए, एक जूल होता है तो डब्लू बराबर मैंने बताया है एफ डी, और इसी का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो इसी को एक कार्य यानी एक डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एक एफ गुणे एक डी। तो यानी कि एक न्यूटन और एक मीटर। तो एक न्यूटन एक मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, एक न्यूटन एक मीटर। देखिए एक जूल क्यों होगा, यानी कि एक मानक मान लेते हैं। कोई भी चीज़ करने के लिए हम 0 या 1 से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिजिक्स में एक मानते हैं। तो डब्लू बराबर हम एक मान लेंगे, एफ बराबर मान लीजिए किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु पर लगाया गया बल एक न्यूटन हो और उसमें विस्थापन एक एक मीटर का हो उस वस्तु में, तो वहां पे कार्य क्या होगा, एक जूल होगा। तो इसी को एक जूल का परिभाषा पढ़ देंगे। तो एक जूल बराबर किसी वस्तु पर लगाया गया एक न्यूटन का फोर्स एक मीटर का क्या हो विस्थापन करे, उसी को एक जूल कहते हैं। तो एक न्यूटन गुणे एक मीटर यानी कि न्यूटन गुणे मीटर, न्यूटन गुणे मीटर, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 देखिए, प्रश्न नंबर 79 क्या है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो नियमित खाद के प्रयोग से क्या होती है, तो प्रश्न नंबर 79 का उत्तर हो जाएगा उपज की वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 80 देखिए, चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, एक मशीन का। तो चिमटा आपने देखा होगा, तो चिमटा क्या है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, चिमटा उदाहरण है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 81, पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसको क्या कहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे मोदी जी ने यहाँ पे प्लांट लगाया, यानी कि पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत। ज्वार की भाटा, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, यानी कि इसको पुनः प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं। देखिए ज्वार भाटा की ऊर्जा, पृथ्वी जब तक रहेगा, पृथ्वी का जब तक प्रलय नहीं आएगा तब तक समुद्रों में ज्वार भाटा आता रहेगा, और तब तक क्या होगा, ज्वार भाटा से ऊर्जा मिलती रहेगी। लेकिन प्राकृतिक गैस क्या होगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, पेट्रोलियम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कोयला भी खत्म हो रहा है। तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, जिनको हम दोबारा रिसाइकिल कर लें, पुनः प्राप्त कर लें। तो ज्वार भाटा क्या होती है, इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 82, पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा। अब देखिए कोयला खत्म हो जाएगा, मतलब इसको दोबारा हम लोग नहीं पा पाएंगे। तो पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयले से आप क्या करिए, दोबारा आपको पृथ्वी पे नहीं मिलेगी एक बार खत्म हो गई तो कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा देखिए आपका जब तक पृथ्वी या सूर्य है तब तक ये क्या रहेगा, सौर ऊर्जा हमें मिलता रहेगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा भी क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा। बहते हुए पानी की ऊर्जा भी कभी नहीं खत्म होगी जब तक प्रलय नहीं आ जाता है। और पुनः प्राप्त न होने वाली, तो कोयले की ऊर्जा पुनः प्राप्त नहीं हो पाएगी। प्रश्न नंबर 83 देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सोलर कुकर द्वारा, सौर जल उष्मक द्वारा, सौर भट्ठी द्वारा, सौर सेल द्वारा। तो सौर ऊर्जा यानी कि देखते हैं आपके छतों पे सोलर लगा रहता है, ठीक है, तो उस सोलर सेल के द्वारा क्या करते हैं, घर में आप बल्ब जलाते हैं मान लीजिए, तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 83 का उत्तर हो जाएगा आपका सौर सेल द्वारा, इसी को क्या कहेंगे, सौर सेल।
प्रश्न नंबर 84 देखिए, जल में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल में घुलनशील कौन है बताएंगे? तो जल में घुलनशील है प्रश्न नंबर 84। तो जल में घुलनशील है बी। और वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसको कहते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। ठीक है। एडीई के वसा में घुलनशील। बच रहा है बीसी, तो ये क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। एडीई के वसा में घुलनशील और बीसी आपका क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील। तो देखिए इसमें बी और सी दोनों दिया है, तो पहले बी मार देंगे, सी भी रहेगा तो सी दे दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। प्रश्न नंबर 85, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम। कैल्शियम तथा फास्फोरस कोई नहीं। तो दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न नंबर 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम तथा फास्फोरस। क्या? सी ए और फास्फोरस मतलब पी। यानी कि हमारे दांत कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बने हैं। प्रश्न नंबर 86 देखिए, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, किण्वन द्वारा। पैकेट का दूध शहरों में या बड़े बड़े महानगरों में देखेंगे फ्रिज में रखा रहता है ज़्यादा दिनों तक, कैसे वो टिका रहता है? तो आपका उसका पाश्चुरीकरण कहा जाता है उसको। पैकेट का दूध पाश्चुरीकरण, इसको पाश्चुराइजेशन कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक तरीका है संरक्षण करने का। इसको खूब किया जाता है और इसमें का कीटाणु निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो शुद्ध दूध होता है उसको बस छान लिया जाता है, तो इसी को पाश्चुरीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 87 देखिए, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। मान लीजिए कोई परमाणु है और बीच में क्या है? नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो 87 का उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? देखिए यही नाभिक क्या होता है? सबसे सब एटम का क्या लेता है? ये मैक्सिमम भार इसी के अंदर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। प्रश्न ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में निहित होता है। प्रश्न नंबर 88 देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित। तो मैंने बताया है जेड बराबर पी बराबर ई, यानी कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो 88 का उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या के, तो इसमें न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। प्रोटॉनों की संख्या के, तो हाँ देखिए ये सही हो जाएगा। यानी कि परमाणु क्रमांक जेड बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर। तो हमको ऑप्शन नंबर ब पहले ही मिल गया प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, तो ये ट्रिक हो जाएगा। फिर दिया है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए तो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? ए होता है। इसको कहते हैं परमाणु भार। इसको क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। हम लोग को पूछा परमाणु क्रमांक बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। बाकी ऑप्शन छोड़ दीजिए, बस उत्तर जानिए। प्रश्न नंबर 89, निम्न में से सरल मशीन है पहिया, घिरनी, पेंच ये सभी। तो सरल मशीन क्या होता है? जो हमारे दैनिक कार्य या वस्तु को आसान बना दे। प्रश्न नंबर 89 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। पहिया भी क्या करता है? बहुत बड़े बोझा को आसानी से मैक्सिमम दूर तक चला जाता है। घिरनी भी क्या करता है? छत से या नीचे से चढ़ाना रहे सामान को घिरनी के द्वारा खींच लेते हैं। पेंच पेंच भी क्या करता है? हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एक जगह पेंच लगा देते हैं, ठीक है, जो स्टेपलर वगैरह होता है। तो ये सभी। तो निम्न में सरल मशीन है ये सभी। प्रश्न नंबर 90 देखिए, प्रश्न नंबर 90 क्या है? सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रश्न नंबर 90 हो जाएगा तृतीय। तो सीढ़ी क्या है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, जो आप लोग सीढ़ी देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 देखिए, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो देखिए अमाशय
मतलब जहाँ पे खाना जा करके आपका रुकता है वहीं पे क्या होता है, क्रमानुकुंचन और संकुचन की क्रिया होती है, यानी कि खाना उसी में क्या होता है, मंडित होता है, यानी कि वहीं पे क्या होता है, घुलता मिलता है। अमाशय में पहले भोजन घुलता मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे पचता है विभिन्न अंगों में। तो 91 अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, पेप्सिन है। टैलिन तो किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ट्रिप्सिन भी आपका नहीं याद आ रहा मुझे, म्यूसिन आप लोग बताएंगे। ये शायद ट्रिप्सिन आपका दूध वगैरह की शायद उसमें एंजाइम मिलता है, ये ट्रिप्सिन म्यूसिन, या इंटेस्टाइन वगैरह में, कि गॉल ब्लैडर वगैरह में। प्रश्न नंबर 92 देखिए, प्रश्न नंबर 92 क्या है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। शर्करा मतलब चीनी, यानी कि C11H22O11, C12H22O11। तो C12H22O11 चीनी का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। पैरा थार्मोन, गैस्ट्रीन, इंसुलिन, कीटो जैविक। तो शर्करा का नियमन करने में कौन सहायक होता है, यानी कि उसको तोड़ने में। प्रश्न नंबर 92 का उत्तर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। तो शर्करा का नियमन करने में क्या सहायक होता है, इंसुलिन। देखते होंगे जिनको शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, उनको क्या किया था, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन शायद बनता कि कम बनता है कि ज़्यादा बनता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 93 देखिए, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। पहला हार्मोन डाइबैटोजैनिक रेनिन पेप्सिन। तो कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है, तो 93 का उत्तर हो जाएगा आपका पैराथार्मोन। तो कैल्शियम और फास्फोरस का ये नियमन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 94 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। दूध का पटन फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, सब्जी का पकना। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको दोबारा प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो 94 का उत्तर क्या जाएगा, मोम का पिघलना क्या है, इसको मोम को पिघला दीजिए, फिर क्या करिए, पिघले हुए मोम को फिर क्या करिए, ठंडा कर दीजिए, तो अब फिर क्या मोम बन जाएगा। लेकिन दूध का फट जाएगा, तो फिर फटे हुए दूध से आप दूध बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। मोमबत्ती का जलना, ओ मोमबत्ती का जलना भी एक तरह से प्रत्यावर्तित परिवर्तन में आ जाएगा। सब्जी का पकना ये तो नहीं होगा। मोमबत्ती का जलना, अगर देखिए मोम का मोमबत्ती होगा, देखिए कपड़े का भी तो मोमबत्ती हो सकता है, या किसी और चीज़ का, तो ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ उत्तर सही है। तो देखिए 94 निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, तो मोम का पिघलना, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि दोबारा इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। कोयले को पीस कर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। अब देखिए, यानी कि दोबारा आप नहीं कर पाएंगे वापस। तो निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो कोयलों को पीस करके पाउडर बना लेंगे, तो फिर पाउडर से कोयला बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब दोबारा आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कागज के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, तो फिर छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके बड़े बड़े टुकड़े बना देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दोबारा इसका पुनः चक्रण हो जाएगा एक तरह से। कागज का जलना, और जब कागज जल जाएगा, राख बन जाएगा, तो आप राख से कागज नहीं बना पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, कागज का जलना। लेकिन कांच की बोतल का टूटना, अगर कांच की बोतल टूट गई है, फिर उसको कंपनी में ले जाएंगे, तो उसी कांच को पिघला करके फिर क्या करेगा, नया बोतल का रूप दिया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसको क्या कह देंगे, भौतिक परिवर्तन कह देंगे। आइए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका। प्रश्न नंबर 96, ज्वालामुखी का फूटना है, मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। तो ज्वालामुखी कैसे फूटता है बताइए। प्रश्न नंबर 96 का उत्तर हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, ये आपको बता के नहीं आएगा कि देखिए हम ज्वालामुखी साहब हैं, आ रहे हैं। तो ज्वालामुखी का फूटना क्या है, अनियमित परिवर्तन। प्रश्न नंबर 97 देखिए,
प्रश्न नंबर 97 क्या है? परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। तो ये मान लीजिए परमाणु है और बीच में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोटे से नाभिक में रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98 निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बताएंगे निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो निष्क्रिय गैस मतलब देखिए होता है निष्क्रिय गैस क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान, ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या होता है? 2 8 होता है, यानी कि इसका जो ये यस यानी कि जो इसका पी सेल होता है ये क्या होता है? ये इसका ऑक्टेट क्या होता है? फुल होता है, यानी कि कंप्लीट होता है, यानी कि भरा होता है, पूर्णतः भरा होता है। आपको पता है 2 8 18 32 का नियम ना, यानी कि ये क्या होता है? कंप्लीट ऑक्टेट वाले फार्मूला होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8। देखिए इसका ये 6 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की भी कमी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर 2 7, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी नहीं होगा। फिर 2 8 2, ये भी देखिए क्या है? ये भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसका कोष भरा नहीं है, इसका सेल भरा नहीं है। ये तो दूसरा भरा है, लेकिन ये तीसरा देखिए, तीसरा में चला जा रहा है। तीसरा में हमको जाना ही नहीं है, तीसरे सेल में डी वाले में, तो बस हमको किसमें देखना है? यस में और पी में। तो पी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 देखिए, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो परमाणु द्रव्यमान 8वें नंबर पे होता है, दूना कर देंगे इसका अणुभार निकल जाएगा। तो 8 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो 8 दूना 16, यानी कि 16 इसका अणुभार। नाइट्रोजन का होता है 7, यानी कि इसका 14। इस तरह लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं। प्रश्न नंबर 100, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो CaOH का होल ट्वाइस।